Hello, it's a pretty lovely good evening once again from here in Delhi, and hope as always each one of you are absolutely fine, happy, and of course in fine spirits. तो बेटे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि फ्लैश होते हुए देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और सबको मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 रिवाइज्ड के हिसाब से बनाते हैं। अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर के बेसिक्स आपने इससे पहले के लेवल पे बहुत अच्छी तरह से करे हुए हैं और मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है। लेकिन बावजूद उसके एक बात अपने ध्यान में रखनी है कि ये चैप्टर बावजूद इसके कि इसके बेसिक्स, जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, इससे पहले के लेवल पे बहुत बार आपने ये चैप्टर कराया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोफेशनल लेवल पे ये चैप्टर उतना आसान नहीं है जितना कि मोस्टली हम समझते हैं। इसमें कई इंट्रिकेट पॉइंट्स हैं जो इससे पहले के लेवल पे हमने नहीं पढ़े होते हैं। एनीवे, जैसा कि हम लोगों की आदत है, शुरुआती लम्हातों में हम बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स हैव ए लुक ओवर कैश फ्लो स्टेटमेंट। और वैसे तो मैं कहता हूं कि आपको लिखना है, लेकिन फिलहाल अभी आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब जहां तक कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल है, मैं अब आपसे चंद क्वेश्चन पूछूंगा और आपने उन चंद सवालों का जवाब देना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले जाहिर है कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप इससे पहले बनाते तो थे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते थे तो आपको ये भी मालूम है, अभी मैंने क्वेश्चन आपसे करा नहीं है, जब मैं करूंगा तो तब आपने उसका आंसर देना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते थे तो आपको मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या दर्शाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सिंपली रिफ्लेक्ट्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ये हम लोगों को मालूम है और आप लोगों को तो बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है। तो ये बेसिकली इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को दर्शाती है, ये हमें मालूम है। इजंट इट और नॉट? ये तो हमें अच्छी तरह से मालूम है और मुझे ये बात पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके अलावा मैं आपसे फिलहाल ये पूछने की जरूरत कर रहा हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो इससे पहले के लेवल पे आप बनाते थे, आपको ये भी मालूम है कि जब आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते समय आप इस स्टेटमेंट को जब बनाते थे तो आप उसके अंदर 3 एक्टिविटीज लिखते थे। याद आई आपको? करेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर करा करते थे तो आपको ये याद आना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 हेड्स के अंदर बनती है, और मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सबको ये चीजें मालूम है, मुझे भी अच्छी तरह से मालूम है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो हमको मालूम है कि हमें 3 हेडिंग्स के अंदर उसको बनाना पड़ता है। एक तो हम कहते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर कोई गलती से भूल भाल गया है तो वो ध्यान दे ले एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद फिर आप लोग लिखा करते थे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखा करते थे या नहीं लिखा करते थे? यस सर लिखते थे। तो बता दो फिर तीसरी कैटेगरी क्या होती थी? 3 कैटेगरीज में आप अपने कैश फ्लोज को रिफ्लेक्ट करा करते थे, और तीसरी कैटेगरी भी आप लोगों को मालूम है, मुझे अच्छी तरह से ये बात मालूम है। तो तीसरी कैटेगरी होती थी कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं 3 हेड्स के अंदर बनाते हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑब्वियसली जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम इन एक्टिविटीज की डिटेल में चर्चा भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। करेक्ट। अच्छा जी, ये बेसिक से बेसिक चीजें मैंने अभी सिर्फ यहां पर मेंशन करी है। अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ूंगा। आपको यह भी मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है मूवमेंट ऑफ कैश। तो कैश का पहले तो हमें मीनिंग बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 जब ये कहता है कि वी हैव टू ट्रेस द मूवमेंट ऑफ द कैश, तो कैश बेसिकली उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। जब हम वर्ड कैश की बात करते हैं तो कैश के अंदर हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी होती हैं, मैंने कहा ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। वर्ड कैश जो है वो इंक्लूड करता है 1, ऑब्वियसली एक तो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड ये छोटी छोटी चीजें जो कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। कैश इन हैंड, ऑब्वियसली जब हम वर्ड कैश की बात करेंगे तो कैश के अंदर एक तो कैश इन हैंड भी आता है, उसके अलावा डिमांड डिपॉजिट्स
डिमांड डिपॉजिट्स, बहुत से बच्चों को डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब पता नहीं होता। डिमांड डिपॉजिट्स, भाई डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? जो आपने कैश बैंक में जमा करा हुआ है उसको ही डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है कि आपने जो कैश बैंक में रखा हुआ है, अब उसको डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं, कैश एट बैंक क्यों नहीं कहते? भाई आप कैश एट बैंक भी कह सकते हो, लेकिन डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि आप कभी भी वो पैसा बैंक से डिमांड कर सकते हो। तो इसलिए इनको बेसिकली कैश की कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि जो वर्ड कैश है, मैंने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि कैश के अंदर दो चीजें शामिल होती है बेसिकली। एक तो कैश, ये जो दो आइटम मैंने लिखे ये कैश के लिखे। कैश के अंदर एक तो वर्ड कैश शामिल है स्टैंडर्ड के मुताबिक, और कैश इक्विवेलेंट, जैसा कि आपको मालूम है कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं ये चीजें भी आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। कैश इक्विवेलेंट्स, करेक्ट। हालांकि ये चीजें मैं करा तो रहा हूं, मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ मैंने कहा बारीक पॉइंट्स होते हैं जो कई मर्तबा ध्यान में नहीं रहते, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट्स। इज इट क्लियर टू यू? मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये याद आ गया होगा, और ईमानदारी से बताना कितने लोगों को ये मालूम था कि डिमांड डिपॉजिट्स एग्जैक्टली क्या होती हैं। बेसिकली कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड करे जाते हैं कैश की डेफिनेशन में। हालांकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 है वो जब डिफाइन करता है कैश को, तो वो कहता है वर्ड कैश विल इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश के अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट शामिल है। वैसे मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट जो है वो कैश की कैटेगरी में आते हैं। और कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं ये भी आप लोगों को मालूम है, नाम से ही पता लग रहा है कैश इक्विवेलेंट, जो ऑलमोस्ट कैश के इक्विवेलेंट हैं, जो ऑलमोस्ट कैश के इक्विवेलेंट है। अब इसके अंदर जनरली आप जो आइटम्स इंक्लूड करते हो कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर, इससे पहले के लेवल पे भी आपने ये बहुत बार चीजें करी हुई हैं। कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर एक तो हम यूज करते हैं वर्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करेक्ट। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है? जनरली मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बहुत से बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें मालूम नहीं होती, तो फिर प्रॉब्लम आती है। और कैश इक्विवेलेंट का बेसिकली मतलब क्या है समझने की कोशिश करो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वैसे तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब है ऑलमोस्ट कैश, और ऑलमोस्ट कैश हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये जो आइटम्स होते हैं इनमें काबिलियत होती है कि जल्दी से हम इनको कैश के अंदर, एक अगर मैं आम बोलचाल की भाषा का यूज करूं तो उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे टेक्निकल रूल ये है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज, टेक्निकल रूल ये है जैसे मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी है, आज मैंने इन्वेस्टमेंट करी, जिस तारीख को मैंने इन्वेस्टमेंट करी उसके अगले 3 महीने के अंदर अंदर, जिसको हम 90 डेज भी कह सकते हैं, अगले 3 महीने के अंदर अंदर अगर मैंने ये जो सिक्योरिटी परचेज करी है इस तारीख को, उस तारीख से लेकर आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर अगर मैं इनको बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, करेक्ट, तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटी मानी जाएगी और इसको हम कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये चीजें आपको, मैंने कहा, चीजें मालूम होनी चाहिए। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी कई बार हम, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के आगे लिखा होना चाहिए कि रियलाइजेबल विद इन 3 मंथ्स। इज इट क्लियर टू यू? तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसके अंदर जैसे कॉमर्शियल पेपर्स भी होते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स। हालांकि तुम लोगों को सिर्फ मार्केटेबल सिक्योरिटीज का ही पता है, इसके अंदर ट्रेजरी बिल्स भी आते हैं। ट्रेजरी बिल्स, तो ये सब जो है कैश इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि इन आइटम्स को भी हम कैश में जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें किसी तरह का हमें कोई लॉस वगैरह नहीं होता। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की करी है, 90 दिन के अंदर मैं उसको कैश में तब्दील करूंगा तो तकरीबन मुझे 90 लाख रुपए मिल जाएंगे। कहने का मतलब मुझे कोई लॉस वगैरह भी नहीं होगा उनके कन्वर्जन में। तो कैश के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 के मुताबिक कैश विल इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और जस्ट तुम्हें नॉलेज की वजह से, मैं नॉलेज के एंगल से मैंने ये बताया कैश एग्जैक्टली क्या है और कैश इक्विवेलेंट क्या है। अब ये चीजें भी हमको मालूम है। अभी मैंने कहा बेसिकली मुझे कुछ आपको इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ाना है कि आपकी अटेंशन भी बरकरार रहे। मुझे मालूम है क्योंकि कोई चीज़ जब बच्चों ने पहले करी होती है तो उनको लगना चाहिए कि उनको कुछ नई चीज़ें मिल रही है। अब आपको एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा। अब मैंने काफ़ी सवालात आज के दिन आपसे कर दिए। हम लोगों ने कई बार इस वर्ड को यूज़ करा है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको याद है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने GPFS। जब हम वर्ड जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सब लोगों को मालूम है कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारा मतलब क्या है। कोई भी एंटिटी जब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो इसका मतलब है कि हम बातचीत कर रहे हैं एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की। कोई भी कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, बैलेंस शीट बनाएगी, ये आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। और उसके अलावा वो अपने नोट्स वगैरह भी बनाती है, नोट्स जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी हम इनको कहते हैं, तो नोट्स वगैरह भी दिए जाते हैं। और उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट उन्हीं कंपनी को बनाना जरूरी है, मैंडेशन उन्हीं कंपनी को बनाना जरूरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो लिस्टेड कंपनीज हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो जो कंपनी लिस्टेड हैं, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के ऊपर ये दबाव होता है कि उनको अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अपनी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनाना होगा। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है तो वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकती है, लेकिन और अधिकतर कंपनीज बनाती है, एक बात मैं क्लियर कर दूं, लेकिन उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक भी जो मैंने बातचीत करी मोस्टली ये पॉइंट्स तुम्हें हो सकता है कि पहले से ही मालूम हो। अब ध्यान ये रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की अहमियत क्या है और एंटिटीज क्यों बनाती हैं, या स्टैंडर्ड क्यों कहता है कि एंटिटीज को, खासतौर से लिस्टेड एंटिटीज को, अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनानी चाहिए अपनी रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कई बच्चे इस तरफ ध्यान नहीं देते, तो यही वजह है कि आपको प्रॉब्लम होती है। आप लोगों को क्या है, शुरू से बस जल्दी से जल्दी एक स्टेटमेंट बना दें, उसका फॉर्मेट बना दें, उसमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आइटम लिख दे, इन्वेस्टिंग का आइटम लिख दे, फाइनेंसिंग का आइटम लिख दे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर दे। बस आपको कई मरतबा तो ये चीज पसंद है, लेकिन आपको पता नहीं है कि जो बेसिक चीजें होती है किसी भी चैप्टर के, जो गहरे पॉइंट्स होते हैं, वो पहले मालूम होना जरूरी है। अब जो मैं अगले पॉइंट पे बातचीत करने जा रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बेसिकली अहमियत क्या है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखो होता क्या है, जब कोई एंटिटी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, समझने की कोशिश करो। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एंटिटीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिस्टेड कंपनीज के ऊपर तो दबाव है, मैंडेशन है कि उनको बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर दबाव तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट अपेंड करती है। इज इट क्लियर टू यू? और क्यों करती है ऐसा, वो भी मैं उसका रीजन बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले आप समझने की कोशिश करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे आजकल तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं, सब लोगों को मालूम है। खैर, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, हमें यह मालूम है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें यह पता लगता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड में, करेक्ट, पर्टिकुलर पीरियड जनरली 1 साल का ही होता है, तो एक पर्टिकुलर पीरियड में एंटिटी ने कितना प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो हमें सिर्फ ये पता लगता है। इसी तरह से किसी कंपनी की बैलेंस शीट को अगर हम देखते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट में हमको मालूम है कि हम एसेट्स भी लिखते हैं, लायबिलिटीज भी लिखते हैं, इजंट इट और नॉट। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है, तो बैलेंस शीट से हमें बेसिकली क्या पता लगता है, किसी कंपनी की जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स, तो उसके कितनी इक्विटी है, कितनी लायबिलिटीज है एक पर्टिकुलर डे को, जनरली ईयर के एंड में, एक तो हमें यह पता लगता है, और उसके टोटल कितने एसेट्स हैं हमें यह पता लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मुझे क्या मिल सकती है कि इस कंपनी ने एक पर्टिकुलर पीरियड पे कितना प्रॉफिट कमाया, और बैलेंस शीट से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक पर्टिकुलर डे को कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। दरअसल कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाती है, इसका आंसर अभी तुम्हें कुछ लम्हों के बाद मिलेगा, लेकिन जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखें। अब आप समझने की कोशिश करें कुछ ऐसी चीजें जो इससे पहले के लेवल पे आपने ठीक तरीके से नहीं समझी थी। अब मान लेते हैं कि मिस्टर ए, बी और सी, या मिस्टर ए नाम का कोई इन्वेस्टर है। चलो, मिस्टर ए नाम का कोई आदमी है और इसके पास काफी पैसा है, और ये किसी कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। इज इट क्लियर टू यू? मिस्टर ए नाम का, मैंने कहा कि कोई पर्सन है एंड ही हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी विद हिम, और उसके किसी फ्रेंड ने कहा यार इतना पैसा तूने आइडियली क्यों रखा हुआ है, क्यों नहीं अपने पैसे को इधर उधर कहीं इन्वेस्ट करते हो। तो मिस्टर ए के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना मैं अपने पैसे को किसी अच्छी कंपनी में लगा दूं।
अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा, करेक्ट। अब उसने कुछ कंपनीज के, बल्कि एक ही कंपनी के नहीं, क्योंकि जब मैं किसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा तो एक ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थोड़ी देखूंगा, बहुत सारी कंपनीज को देखूंगा। तो उसने चंद कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बड़े गहराई से देखा, करेक्ट, और उसने कंपनी की बैलेंस शीट को भी देखा। पर प्रॉब्लम यह है कि मिस्टर ए को अकाउंट्स की जितनी नॉलेज होनी चाहिए थी उतनी उसको नॉलेज नहीं है, और ना उसने मशवरा अपने किसी फ्रेंड वगैरह से लिया कि भाई मैं अपना पैसा इन्वेस्ट तो कर रहा हूं लेकिन कैसे करूं। बस उसने अपना दिमाग लगाया क्योंकि उसको लगता था कि उसको सारी नॉलेज है, हकीकत में उसको नॉलेज उतनी नहीं थी। अब उसने एक पर्टिकुलर कंपनी को चुन लिया क्योंकि उस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा उसको नजर आया। मान लेते हैं कि XYZ नाम की कोई कंपनी उसको अच्छी लगी क्योंकि उसने बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स को देखा परखा और अल्टीमेटली उसको लगा कि मुझे अपना पैसा XYZ कंपनी में लगा देना चाहिए। क्यों लगा देना चाहिए? क्योंकि उसको लगा कि इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो दूसरी कंपनियों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा भी है, और उसने ये भी देखा कि इस कंपनी ने तो डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को पे करा है भाई 10% के हिसाब से। तो उसको लगा कि ये कंपनी वाकई में ठीक है। हालांकि उसने उस कंपनी की बैलेंस शीट को भी देखा, और उसने बैलेंस शीट को देखा तो उसको लगा इस कंपनी के पास काफ़ी रिजर्व है, काफ़ी एसेट्स भी हैं, तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस कंपनी में पैसा लगा दो। अब उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा इस कंपनी में लगा दिया। मान लेते हैं कि उसने 10 लाख रुपए इस कंपनी में लगा दिए। इसका मतलब 10 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए। 10 लाख इज क्वाइट एन अमाउंट। अब उसने किसी कंपनी में 10 लाख रुपए लगा दिए। क्या सोच कर गए? उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी की एक पर्टिकुलर डेट को पोजीशन कैसी है। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को देख करके, क्योंकि उसको लगा कि ये कंपनी मार्केट में दूसरी कंपनियों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, इसका डिविडेंड का रेट भी काफी अच्छा है, तो उसको लगा कि मैं 10 लाख रुपए लगा देता हूं कंपनी में। उसने 10 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए। अफसोस ये है कि जब अगला साल आया, यानी कि नेक्स्ट ईयर की जब एनुअल रिपोर्ट्स इस कंपनी की आई जिस कंपनी में उसने पैसा लगाया, तो अगले साल पता लगा कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि पहले तकरीबन मान लेते हैं कि 10 करोड़ था, वो घट के 2 करोड़ रह गया। यानी कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, जब मिस्टर एक्स ए ने पैसा लगाया था तो उस वक्त तो 10 करोड़ था, लेकिन अब नेट प्रॉफिट घट के सिर्फ 2 करोड़ का रह गया करंट ईयर में। मान लेते हैं अब ये करंट ईयर है, और करंट ईयर में कंपनी के डायरेक्टर्स ने यह कहा कि इस साल हम कोई डिविडेंड नहीं देंगे। अब मिस्टर ए को जाहिर है कि बहुत ज्यादा मायूसी हुई, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसको आना भी चाहिए, लाजमी है भाई, 10 लाख रुपए मैंने बड़ी उम्मीद के साथ किसी कंपनी में पैसा लगाया और ये सोच करके लगाया कि अगले साल तो भाई मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मुझे बहुत हैवी डिविडेंड मिलेगा और मेरी वाइफ बड़ी खुश हो जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ? प्रॉफिट घट के रह गया सिर्फ 2 करोड़, और ऊपर से कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही है। अब कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो मैं डायरेक्टर्स का गला थोड़ी पकड़ सकता हूं। ये तो कंप्लीटली डायरेक्टर्स का अधिकार है कि वो डिविडेंड देना चाहें या ना देना चाहें। तो मिस्टर ए को मायूसी होनी लाजमी थी, उसको गहरी उदासी हुई, और निश्चित रूप से उसके एंजाइटीज भी बढ़ गई, नो डाउट अबाउट दैट। ऐसा होना लाजमी है। लेकिन यहां उसकी एक गलती थी, उसकी एक खता थी, क्योंकि किसी भी कंपनी में जब हम पैसा लगाते हैं तो पैसा लगाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिर्फ कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को या स्टेटमेंट ऑफ P&L को ही नहीं देखना है, कंपनी की बैलेंस शीट को ही नहीं देखना है। सबसे अहम चीज जो हमें देखनी है, कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना है। तो आप समझने की कोशिश करो। अभी कुछ लम्हा पहले मैंने कहा कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती है उनको तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी जरूरी होती है, नंबर 1 उनको तो बनानी जरूरी है ही। फिर मैंने ये भी कहा कि जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं उनके ऊपर दबाव तो नहीं होता, लेकिन वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती ही है। आप किसी भी कंपनी की जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को अधिकतर देखोगे तो आप उसमें अधिकतर ये देखोगे कि कंपनीज ने अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया है, बैलेंस शीट भी बनाई है, और उसके साथ एक स्टेटमेंट भी अटैच करी हुई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि कंपनीज जानती हैं, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, कंपनीज जानती हैं कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है, पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब जो लोग अपना पैसा लगाने की सोच रहे हैं, वो लोग किसी कंपनी में जब पैसा लगाते हैं तो कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को ही सबसे ज्यादा देखते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट जनरली दे टेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये पॉइंट है जो आपको समझना होगा पहले। तो इसका मतलब बावजूद इसके कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना हर कंपनी के लिए जरूरी नहीं है, पर उसके बावजूद भी कैश फ्लो स्टेटमेंट तकरीबन हर कंपनी बनाती है, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो।
नंबर 1। अब नंबर 2 में एक ही कहानी को थोड़ा सा, मैं जानता हूं कि आप भी बेताब है सर इस कहानी के बारे में, जरा अंजाम भी तो बताओ। इस कहानी का आवाज तो आपने कर दिया, बिल्कुल ठीक। अब इस कंपनी का नेट प्रॉफिट को देख करके मिस्टर ए को लालच आ गया, उसने इन्वेस्ट कर दिया। बाद में उसको गहरी मायूसी हुई। अब जब मायूसी हुई तो मायूसी को उस लम्हातों में उसको याद आया कि उसका कोई फ्रेंड है और वो फ्रेंड बड़ा एक्सपर्ट है। तो वो अपने फ्रेंड के पास गया और उसने अपने फ्रेंड को अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा भाई यार ये तो ऐसा ऐसा हो गया, मेरे तो 10 लाख रुपए डूबने की कगार पर है। अब उसका फ्रेंड बहुत अच्छा आदमी था। उसके फ्रेंड ने कहा, उसके फ्रेंड का नाम मिस्टर बी है, तो फ्रेंड ने कहा पहले तो आप घबराओ मत, अब आपने गलती तो कर दी, कोई बात नहीं है, लेकिन इतनी मायूसी अपने चेहरे पे लाने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आइए जरा देखें क्या हैं हालात। अब मिस्टर बी ने XYZ लिमिटेड की करंट एनुअल रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा। अब करंट एनुअल रिपोर्ट्स में मैं बता चुका हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगा कि नेट प्रॉफिट तो इतना है, नेट प्रॉफिट से 2 करोड़ का है करंट ईयर में, और ऊपर से कंपनी ने यह घोषणा भी कर दी कि हम डिविडेंड भी नहीं दे रहे हैं। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को यह कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को देख रहे हैं, बैलेंस शीट को देख रहे हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं देख रहे। मिस्टर ए ने कहा आगे मुझे क्या देखना है। मिस्टर बी ने कहा आइए जरा कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखते हैं। अब उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब उसने देखा, या मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ध्यान जब कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ दिलाया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा देखो इस कंपनी की जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हम जरा ध्यान से देखते हैं। तो कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को उन्होंने देखा। कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को जब देखा गया तो आपको मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं उसमें लास्ट ईयर का कॉलम भी होता है, करंट ईयर का कॉलम भी जनरली क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में जब अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो करंट ईयर की फिगर भी लिखते हैं और लास्ट ईयर की फिगर भी लिखते हैं। लास्ट ईयर की फिगर में इन्वेस्टमेंट के आगे 10 करोड़ लिखा हुआ है, करेक्ट, और करंट ईयर में लिखा हुआ है 100 करोड़। 100 करोड़ 100 करोड़। आपको मालूम है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हम क्या लिखते हैं, हालांकि मैंने कहा बाद में तो मैं डिटेल में बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम सेल, परचेज, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, जो खास तौर से प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि फिक्स्ड एसेट की खरीद फरोख्त लिखते हैं। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को यह कहा देखो भाई इस कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, आप मायूस ना हो। ध्यान से आप क्या देखेंगे कि लास्ट ईयर कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो सिर्फ 10 करोड़ की करी हुई है, और करंट ईयर में कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ की हो चुकी है। इसका मतलब है करंट ईयर में कंपनी ने 90 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, और 90 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अब मिस्टर ए को लगा कुछ बात धीरे धीरे समझ में आने लगी। मिस्टर बी ने कहा एक तो आप पहले इधर की तरफ देखो। फिर मिस्टर ए से रहा नहीं गया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पूछा अगर कंपनी ने 90 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है तो इससे क्या होगा। मिस्टर बी ने कहा कि आप थोड़ा शांत बैठो, मैं आपको अभी आगे की चीजें भी बताता हूं, चिंता मत करो। अब क्या हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमको मालूम है कि हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी लिखते हैं, इजंट इट और नॉट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर बेसिकली हम वो आइटम लिखते हैं जो किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं, विच चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल बेस। देखो किसी भी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, द मिक्स बिटवीन द इक्विटी एंड द डेब्ट। कोई भी कंपनी जब अपनी फाइनेंस रेस करती है तो कितना हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू, कितना लोन्स के थ्रू, कितना डिवेंचर्स के थ्रू, कितना बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेस करें। तो डेब्ट एंड इक्विटी का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। बहुत बच्चों को ये छोटी छोटी बातें नहीं है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर या कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करती है, ऑल्टर करती है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल जब आप अपने शेयर्स इशू करते हो, उनको रिडीम करते हो, इक्विटी हो या प्रेफरेंस, इसी तरह डिवेंचर इशू करना, उनका रिडम्पशन, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इससे पहले के लेवल पर आप लिखा करते थे। खैर अब हम आते हैं यहाँ ए और बी की बातचीत पर। मिस्टर ए वो आदमी है जिसने पैसा इन्वेस्ट करा है और बी उसका फ्रेंड है जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। अब मिस्टर बी ने कहा देखो इस कंपनी के लास्ट ईयर में के आगे डिवेंचर या लोन लिखा हुआ है, और लोन के आगे लिखा है 50 करोड़, और करंट ईयर में और आप जरा ध्यान से देखें, करंट ईयर में वो कह रहा है कि लास्ट ईयर जो है कंपनी के जो डिवेंचर्स हैं उसमें कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 50 करोड़, करेक्ट। और करंट ईयर में डिवेंचर के आगे लिखा हुआ है नियर अबाउट लेट अस से 90 करोड़। तो मिस्टर ए ने कहा इसका क्या मतलब है,
मिस्टर बी ने बताया देखो इसका ये मतलब है कि कंपनी ने करंट ईयर में इसका मतलब 40 करोड़ का और लोन लिया है और डिवेंचर इशू करें। तो मिस्टर ए ने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को यह समझाया कंपनी का नेट प्रॉफिट इस साल कम क्यों है, आपको यह समझना है, नंबर 1। नंबर 2, मिस्टर बी ने ए को यह बोला, मिस्टर बी ए को बता रहा है कि मिस्टर बी ने ए को यह बोला एक तो कंपनी का नेट प्रॉफिट इस साल कम है, क्यों है मैं अभी आपको बताता हूं। और जो उसने आगे बात करी उसको देख करके तो ए को और गुस्सा आ गया। मिस्टर बी ने कहा अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, कंपनी का प्रॉफिट आने वाले कुछ सालों तक अभी कम ही रहेगा। आप मान के चलो आने वाले 2-3 साल तक या 4-5 साल तक अभी प्रॉफिट कम रहेगा। अब मिस्टर बी ने फिर ए को यह बोला लेकिन एट द सेम टाइम, अब तीसरा पॉइंट उसने यह भी बोला कि आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है। आज आपको लग रहा है कि आपको कोई रिटर्न नहीं मिले करंट ईयर में, और मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले एटलीस्ट 3-4 साल भी आप रिटर्न की ज्यादा क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन मत रखना। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि उसके बाद यानी कि जब तकरीबन 4-5 साल बीत जाएंगे उसके बाद आपको इतने रिटर्न मिलेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसका मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है अपने शेयर्स को अपने पास ही रखना, अभी इसको बेचना मत। अब मिस्टर ए को थोड़ी सी दिलासा सी मिली और उसकी मायूसी थोड़ी सी कम हो गई। क्यूरियोसिटी से उसने मिस्टर बी से पूछा आप कैसे कह रहे हैं। अब मिस्टर बी ने कहा मैं तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। उसने कहा सबसे पहले तो कंपनी का करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कम इसलिए है क्योंकि एक तो कंपनी ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करी है, नंबर 1 करेक्ट, 90 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने करी है, इसका मतलब बड़े बड़े एसेट्स कंपनी ने खरीदे हैं। और नंबर 2 कंपनी ने लोन भी लिया हुआ है। अब जो लोन लिया हुआ है वो भी बहुत हैवी लोन लिया है, उस पर हमें इंटरेस्ट वगैरह भी देना पड़ता है। यानी कि अगर 40 करोड़ के लोन का 10% इंटरेस्ट कंप्यूट करा जाए तो 4 करोड़ तो हमें इंटरेस्ट देने में ही चला जाएगा, तो प्रॉफिट क्या बचेगा। इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम नजर आ रहा है। पहले तो आप चिंता मत करें, और दूसरी आप चिंता और बिल्कुल ना करें क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। 90 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कोई छोटी नहीं होती है। अब कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करती है तो उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसलिए मैंने आपको कहा, मिस्टर बी जो है ए को समझा रहा है कि इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मिस्टर ए कि आने वाले नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तक भी अभी आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें कंपनी की तरफ से। लेकिन जब ये हमारी इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज हो जाएगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट का मतलब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं तो उनके बनने में कुछ समय लगेगा, वक्त लगेगा, और उसके बाद वो रिटर्न लाने शुरू होंगे, तो तब एटलीस्ट 4-5 ईयर्स के बाद आपके पास इतने रिटर्न आएंगे कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जो पॉइंट मैं आपको बेसिकली इस कहानी के सहारे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी समझ में आया कि क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 ये कहता है कि कंपनी के खास तौर से जो बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, उनको अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी जरूरी है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी 3 हम मेजर हेड्स के अंदर प्रदर्शित करना क्यों जरूरी है, खास तौर से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग और उसके अलावा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है जैसे कोई कंपनी है जो भी प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट से संबंधित जितने भी खर्चे हैं, जितने भी इनकम है, जितने भी सेल हैं, उनका नेट रिजल्ट, उसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो खैर पॉइंट यहां पर यह समझा, ये आपके समझ में आना चाहिए कि जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखना पड़ता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख करके हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि इस कंपनी का प्रॉफिट अभी कम है, लेकिन क्या यह कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी या नहीं कमाएगी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी का प्रॉफिट प्रेजेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा हो लेकिन वो फ्यूचर में प्रॉफिट कम कमाए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें इस तरह की प्रेडिक्शंस करने में मदद मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये भी देखा कि जो इंफॉर्मेशन मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल रही है वो इंफॉर्मेशन मुझे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के थ्रू नहीं हासिल हो सकती थी। तो इस वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट की अपनी इंपॉर्टेंस है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई। अब थोड़ा सा पहले तो मैंने ये पॉइंट आपको अभी मैंने कहा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, अभी मैं केवल इसका बेसिक पार्ट और कुछ पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब सब लोगों को मालूम है, जैसा कि अब मैं कई बार बता भी चुका हूं इस डिस्कशन में, कि जब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो 3 मेजर हेड्स के अंदर बनाते हैं, सब लोगों को मालूम है। एक तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक बार मुझे लिखना पड़ रहा है, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखें, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हालांकि बच्चों के पास आजकल इतना पेशेंस होता नहीं है।
कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है कि कंपनी अब जिस प्रोडक्ट में डील कर रही है उस प्रोडक्ट से होने वाली सेल, परचेजेस, उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उनका जो नेट रिजल्ट है, करेक्ट। और उसके अलावा फिर दूसरा अभी अभी आप देख ही चुके हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मैंने अभी आपको बताया, इसमें जनरली सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि फिक्स्ड एसेट्स या सेल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हम लिखते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम उसको स्टैंडर्ड की भाषा में कहते हैं एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। और उसके अलावा फिर तीसरी कैटेगरी होती है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये सारी चीजें आपको मालूम है, आप सोच रहे होंगे मैं 2-3 बार इनको क्यों लिख रहा हूं, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया करते थे और बनाने के बाद फिर आप क्या करा करते थे, इनका नेट अमाउंट आप ले लेते थे। जो नेट अमाउंट होता था वो ये शो करता था कि कितना आपके पास कैश इन हैंड है, उसमें फिर आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऐड करते थे, वो क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ जाता था। ये जो शो करता है ये क्या बताता है, नेट कैश, करेक्ट। और उसमें आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करते थे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सीई मैंने लिखा है, कैश इक्विवेलेंट। फिलहाल अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो भी ये नेट कैश और कैश इक्विवेलेंट आएगा उसमें ओपनिंग बैलेंस आप ऐड करते थे, तो डेट मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस तरीके से आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट इससे पहले के लेवल पे बनाते थे। लेकिन यहां पर दोबारा से इसको चित्रित करने की वजह क्या है, क्यों मैंने ये बार बार 2-3 बार इस चीज को लिख दिया, जो कि बेहद सिंपल सी चीज है। अब समझें इस बात को। होता क्या है कि तुम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत बार बनाई है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो बेसिकली पार्ट बी और पार्ट सी को फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दरअसल जो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, जितना मैंने देखा अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से, जितना कि कॉन्सेप्ट बच्चों का स्ट्रांग होना चाहिए इस पॉइंट को लेकर के, दरअसल वो उतना स्ट्रांग नहीं है, बस बच्चे रट लेते हैं। आपको मालूम है कि जब हम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्यूट करते हैं तो आपको याद होगा, इससे पहले के लेवल पे आपने कई बार ये चैप्टर करा हुआ है, आपको याद होगा कि आपको बताया जाता था कि जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें कुछ चीजें आप ऐड करो, कुछ चीजें माइनस करो, और उसके बाद जो फिगर आएगी उसको हम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। ये हमें बता दिया जाता है और हम रट लेते हैं और उसके हिसाब से सॉल्यूशन कर लेते हैं। पर इस लेवल पे ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा पेशेंस यहां पर आपको दिखाना होगा, करेक्ट। देखें यहां पर अब मैं बातचीत कर रहा हूं बेसिकली कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, और एक बार जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इस चैप्टर को समझने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और याद रखो इस चैप्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब हम पर्टिकुलरली इसकी बात कर रहे हैं, कैश फ्लोज या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो भी तुम लिखते हो। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एग्जैक्टली मतलब क्या है और इससे हम क्या हासिल करते हैं। जस्ट वेट, ये कुछ मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं। एनीवे, अब इस पॉइंट को समझने के लिए आप थोड़ा सा यहां पर पेशेंस के साथ थोड़ा पेशेंस इसलिए रखना है क्योंकि कई बच्चों का आज का इतना पेशेंस वो दिखाते नहीं है, मैंने ये चीज भी नोट करी है। अब इस पॉइंट को हमने समझना है। अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आज की क्लास में। मान लेते हैं कोई कंपनी है और उसकी जो सेल्स हैं, सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं 100 लाख रुपए की उसकी सेल है। कितने की? 100 लाख की। ये सारी फिगर लैक्स में है। कोई कंपनी है और उसकी मैंने जो सेल्स लिखी है वो 100 लाख की लिखी है। मान लेते हैं कि इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मान लेते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है सिंप्लिसिटी के लिए 60 लाख की है। तो इसका मतलब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अब मान लेते हैं कि इस कंपनी के कुछ खर्चे हुए। अब कुछ खर्चे हुए
अब बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम रहता या उनका ध्यान नहीं जाता है, इसलिए मैं ये नहीं, जब मैं ये कहता हूं बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होता, तो आप ये ना सोचें कि मुझे आपकी एबिलिटी पे शक है। जब मैं आपको कहता हूं तो मुझे भी आप उसमें इंक्लूड कर लिया करो, यानी कि जब मैं आपकी उम्र में था तो इसका मतलब मुझे भी मालूम नहीं था। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे लिखते हैं, जितने भी आइटम 11th में, 12th में, बीकॉम में और ग्रुप 1 में, 2 में आपने लिखे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितने भी आइटम्स लिखे जाते हैं वो बेसिकली तो 3 टाइप के होते हैं। बहुत से बच्चों को सर 3 टाइप के, तो अगर मैं पूछूं 3 टाइप कौन है, तो बच्चे पता है क्या आंसर देते हैं? बच्चे बोलेंगे सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, ऑपरेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये आंसर देते हैं। ये आंसर गलत तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि टेक्निकली ये होते हैं, लेकिन मैं जो अपने डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इससे पहले के लेवल पे आप जितने भी खर्चे लिखते थे, उन खर्चों को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में? एक तो मैं कह सकता हूं कैश एक्सपेंडिचर, करेक्ट। एक तो मैं कहूंगा कैश एक्सपेंडिचर। अब इससे पहले कि मैं आगे की कैटेगरी बताऊं, मान लेते हैं अब कैश एक्सपेंडिचर के अंदर, पहले तो कैश एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर इस बात को, ये क्योंकि छोटी छोटी चीजें ना बाद में बहुत तंग करती हैं और तुम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते, सिर्फ रटने से इस लेवल पे काम चलेगा नहीं, तो ये चीजें समझनी आपको पड़ेंगी। पहले तो मैं कैश एक्सपेंस का मतलब बता रहा हूं। अकाउंट्स में कैश एक्सपेंडिचर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जितने भी आइटम लिखते हैं 99.99% आइटम कैश एक्सपेंडिचर ही होते हैं। जैसे कि मैंने इस साल रेंट का खर्चा पे करा या सैलरी का खर्चा पे करा, रेंट कह लो, सैलरी कह लो, इंश्योरेंस का खर्चा, एडवर्टाइजिंग का खर्चा, दुनिया भर का कोई भी खर्चा हो, करेक्ट। तो कोई भी खर्चा है, कोई भी अगर खर्चा है जो हम लिखते हैं, कि जिन्हें बीच में इसलिए रुका क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल वहां पर प्रॉब्लम सी आ रही है, करेक्ट। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको मुझे 2 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। अभी हम डिस्कशन को आगे जारी रख रहे हैं, ठीक है। कई बार ना कहीं ऐसा ना हो कि क्लास हैम्पर हो जाए, तो इसलिए आप जरा 5 मिनट का मुझे टाइम दो। 5 मिनट्स, एग्जैक्टली 5 मिनट्स के अंदर स्टार्ट हो रही है।
वेलकम अगेन। तो बेटा मैं ये बता रहा था कि हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो 1000 बार हमने कंप्यूट करी है, करेक्ट, तो उसका एग्जैक्टली क्या मतलब है। तो मैंने अभी आपको ब्रेक में जाने से पहले ये बताया कि हम मान लेते हैं कि कोई एंटिटी है, उसकी सेल्स 100 की है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 60 की है, ग्रॉस प्रॉफिट 40 का है। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा था कि कैश एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। कैश एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है ये समझने के लिए यहां देखें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी खर्चे होते हैं, मैंने कहा उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो मैंने अभी अभी बताया, उसको हम कैश एक्सपेंडिचर कहते हैं। हालांकि पहले मैं इसकी चर्चा करूंगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये भी कहा था कि बाकी कैटेगरीज के बारे में बाद में बताऊंगा। वैसे बाकी कैटेगरीज जाहिर है कि दूसरी कैटेगरीज होती हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर, और तीसरी कैटेगरी भी होती है, उसको बोलते हैं नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर। नॉन बिजनेस, सिंपल वर्ड्स में नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर। अब बहुत से बच्चों को ये चीज़ें मालूम नहीं होती, जिसकी वजह से उनको ट्रू कॉन्सेप्ट जितना मालूम होना चाहिए वो मालूम नहीं होता। तो अब जरा समझने की कोशिश करें इसको। पहले तो कैश एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। मान लेते हैं कि हमारी फर्म ने सैलरी या रेंट पे करा। अब सैलरी मान लेते हैं हमने 1 लाख रुपए की पे करी। बताओ जरा सैलरी पे करने की क्या एंट्री होगी। सर कैसा क्वेश्चन आप इस लेवल पे हमसे पूछ रहे हो, कोई बात नहीं। एक तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फटाक से आप बोल दोगे। जब आपने ये एंट्री करी, यानी कि जब आपने सैलरी पे करी, तो आपको मालूम नहीं कि जब आप ईयर एंड में पहुंचते हो तो आपको इतना तो मालूम है कि आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में सैलरी लिख देते हो। लेकिन कैसे लिखते हो, इसका मतलब आप एक एंट्री पास करते हो, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, तभी तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में सैलरी आएगा। इसका मतलब आपने देखा जब हमने ये खर्चा करा, इसमें 2 एंट्रीज हैं और वर्ड इसमें कैश भी आ रहा है। अगर इनको मैं कंबाइन कर दूं तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्ड सैलरी सैलरी कट जाएगा तो एंट्री नेट क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि जितने भी कैश एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनकी 2 एंट्री होती हैं, एक बार एक्चुअल पेमेंट करने की और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने की। चाहे वो सैलरी का खर्चा हो, रेंट का खर्चा हो, इंश्योरेंस का हो, एडवर्टाइजमेंट का हो, दुनिया जहान के जितने भी खर्चे, 99% खर्चे जो होते हैं वो कैश एक्सपेंडिचर ही होते हैं, नंबर 1। लेकिन कैश एक्सपेंडिचर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। अब कैश एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने एक बार पे करा, एक बार तो मैं पे कर रहा हूं, तो वो मेरे बैलेंस शीट में कैश को कम करेगा। यानी कि हमारी फर्म में जो भी कैश है, एक तो बिकॉज हमने कैश पे करा है तो एक तो कैश कम होगा, यानी कि बैलेंस शीट को भी अफेक्ट कर रहा है, और बाद में हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में भी लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो रहा है। अब आपको समझना ये है, जब तक आपका ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट का जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो बैलेंस शीट के लिए यूज कर रहा हूं, जब तक आपका कैश कम नहीं होगा तब तक हकीकत में प्रॉफिट कम नहीं होता है। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दुनिया जहान के खर्चे तो लिखते हैं, लेकिन हकीकत में प्रॉफिट वही खर्चे प्रॉफिट को कम करते हैं जो कि कैश एक्सपेंडिचर है। अब देखो, वैसे तो मैं कोई भी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखूंगा तो ऑफ कोर्स मेरा नेट प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश करें। कोई भी खर्चा जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे, नो डाउट कोई भी आइटम लिखेंगे तो वो हमारे प्रॉफिट को तो कम करेगा, लेकिन हकीकत में, रियलिटी में जो प्रॉफिट को कम करते हैं वो कैश एक्सपेंडिचर होते हैं। बात समझ में आ गई। तो मान लेते हैं हमारे कैश एक्सपेंडिचर, सैलरी का खर्चा, रेंट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, टैक्सेस का खर्चा, मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 10 लाख का है, करेक्ट। उसके अलावा एक कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर। अब ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या हुए? नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या होते हैं सर? नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या होते हैं ये भी मैं अब आपको बता देता हूं, एक सेकंड के लिए रुके। अब मैंने कैश एक्सपेंडिचर के बारे में तो आपको बताया, अब नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या होंगे जरा ध्यान से सुनो। सपोज कोई कंपनी है और उसने इस साल प्रॉफिट एंड लॉस, इस बार जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करा, या प्रपोज डिविडेंड पे करने के लिए कुछ पैसा प्रॉफिट से निकाला, प्रपोज डिविडेंड में ट्रांसफर करा, या सिंकिंग फंड में कुछ पैसा ट्रांसफर करा कि हमने डिवेंचर वापस करने हैं।
यानी कि जब कोई कंपनी इस तरह के खर्चे करती है, खासतौर से जब कोई कंपनी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करती है, जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना, प्रपोज डिविडेंड में ट्रांसफर करना, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना, डिवेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर करना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ट्रांसफर करना, जब भी हम किसी फंड में पैसा ट्रांसफर करते हैं, यानी कि जब कंपनी ने इस तरह की चीजें करी, तो एंट्री क्या हो रही है? यहां एक ही एंट्री हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड, या टू सिंकिंग फंड वगैरह वगैरह। कहने का मतलब है नॉन कैश एक्सपेंडिचर के केस में एक ही एंट्री होती है और वो ये एंट्री होती है। अब बिकॉज हमने ये एंट्री लिखी, जब मैं इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो जाहिर है कि जनरल रिजर्व मुझे उसमें लिखना पड़ेगा। करेक्ट? मैं भी एक सिंप्लीफाइड तरीके से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे जनरल रिजर्व को पीएनएल में डेबिट करना पड़ता ही है। अब मैंने डेबिट में लिखा है तो प्रॉफिट तो कम हो रहा है, लेकिन यहां पर जो प्रॉफिट कम हो रहा है ये थ्योरेटिकली कहने के लिए कम हो रहा है, वो हकीकत में कम नहीं हो रहा। हकीकत में क्यों कम नहीं हो रहा? क्योंकि ऑपोजिट साइड से मेरा कैश कम नहीं हो रहा। ये बात आपके दिमाग में पहले आनी चाहिए। कैश एक्सपेंडिचर हकीकत में हमारी फर्म के, हमारी एंटरप्राइज के, हमारे कंसर्न के प्रॉफिट को कम करते हैं, लेकिन कैश एक्सपेंडिचर लेकिन नॉन कैश एक्सपेंडिचर थ्योरेटिकली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट को कम दिखा रहे हैं। हकीकत में वो प्रॉफिट कम नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा कोई कैश कम हुआ ही नहीं। तो आपके समझ में आना चाहिए कि नॉन कैश आइटम जो कि मैंने अभी आपको बताया, हालांकि लिस्ट सारी मैं अभी बाद में सब बना दूंगा, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर में जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रपोज डिविडेंड या किसी भी फंड में जब आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए हमने 5 लाख रुपए जो है नॉन कैश एक्सपेंडिचर करा। उसके अलावा कुछ नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर होते हैं। अब कई बच्चों को ये टर्म पहली बार वो सुन रहे होंगे, मैंने पहले कहा था ना, थोड़ा पेशेंस रखना है, फिर आपको तब ये चीजें समझ में आएंगी। नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर। अब नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? आपने कई बार ये करे हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है। मान लेते हैं एक कंपनी ने डिवेंचर इशू करे हुए हैं 1 लाख रुपए के, और कंपनी ने जब ये डिवेंचर इशू करे, आपको मालूम है जब कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो इशू की डेट को ही कंपनी को बकायदा ये मेंशन करना पड़ता है, खासतौर से डिवेंचर्स के केस में और बॉन्ड्स के केस में, कि हम आपका पैसा कब वापस करेंगे, कब वापस करेंगे, 5 साल में, 10 साल में। करेक्ट? तो मान लेते हैं इस कंपनी ने डिवेंचर इशू तो करे हैं, और ये कहकर के इशू करे हैं कि हम आपका पैसा वापस करेंगे, जब भी वापस करेंगे हम आपको 10% प्रीमियम पे ये पैसा वापस करेंगे। अब मान लेते हैं कंपनी ने इस साल कोई डिवेंचर वापस करे और प्रीमियम पे वापस करे। अब जब मैं प्रीमियम पे, अब जाहिर है कि मैंने 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे थे और 10% प्रीमियम पे मान लो मैं उनको पे कर रहा हूं, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए में एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं। भाई 10 लाख रुपए जो मैं पे कर रहा हूं ये एक्स्ट्रा नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये पैसा तो हमने लिया था, ये तो वापस करना ही करना है। इस 10 लाख के अलावा मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, लेकिन ये जो 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूं, नो डाउट ये मेरा खर्चा भी है, और टेक्निकली देखा जाए तो ये कैश एक्सपेंडिचर भी है, क्योंकि जब मैं प्रीमियम को पे करूंगा तो मेरी एंट्री होगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने प्रीमियम पे करा है, तो एक तो ये एंट्री होगी, और उसके बाद मैं इस प्रीमियम को अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ले जाऊंगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो है तो ये भी कैश एक्सपेंडिचर, लेकिन समझना क्या है यहां पर, यह पॉइंट आपको बहुत गहराई से समझना है। जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये जो 1 लाख रुपए का खर्चा, यानी कि इससे पहले जो मैंने कैश एक्सपेंडिचर, सैलरी का एग्जांपल लिया, रेंट का एग्जांपल लिया, एडवर्टाइजिंग का एग्जांपल लिया, जब मैं सैलरी पे कर रहा हूं, रेंट पे कर रहा हूं, तो वो मेरी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें हैं। मेरा बिजनेस है, मैंने जो प्रेमिसेस है किराए पे लिया है तो मैं उसका रेंट पे कर रहा हूं। इसी तरह मेरे एम्प्लॉयज हैं, उनकी मैं सैलरी पे कर रहा हूं, यानी कि रेंट, सैलरी वगैरह खर्चे जो हैं वो बिजनेस से रिलेटेड है, वो भी कैश एक्सपेंडिचर है, ये भी कैश एक्सपेंडिचर है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर भी कैश एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन इनको हम नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर इसलिए कहते हैं क्योंकि अब की बार जो तुम ये एक्स्ट्रा अमाउंट 1 लाख रुपए प्रीमियम के रूप में पे कर रहे हो, वो तुम्हारी किसी बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। उसके अगेंस्ट तुम्हें, इस 1 लाख के अगेंस्ट तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेकिन जब तुम सैलरी वगैरह पे कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट तुम एम्प्लॉय की सर्विसेज हासिल कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो जैसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। इसी तरह से इंटरेस्ट की पेमेंट,
अब डिवेंचर जब आप इश्यू करते हो या लोन आप लेते हो उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हो तो वो भी जो है नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर है। तो नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर के अंदर जैसे कि कोई इंटरेस्ट की पेमेंट है या कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की पेमेंट है, ये नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर माना जाता है। मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 5 लाख के ये खर्चे भी हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो अब मान लेते हैं, चलो सिंप्लिसिटी के लिए अब मैंने बहुत खर्चे लिख दिए, तो इस एंटिटी का जो सेल्स थी शुरुआत में जो मैंने लिखी थी 100 लाख की, और 60 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट इतना आया, और फिर सारे खर्चे जितने भी खर्चे हैं वो अपने पीएनएल में डेबिट करे, कैश एक्सपेंडिचर हो, नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो, नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर हो, तो 20 लाख के ये खर्चे माइनस करने के बाद मेरा प्रॉफिट 20 लाख का बच गया। जाहिर है कि ये 20 लाख का प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नजर आ रहा है, करेक्ट। अब याद रखना, आजकल तो हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस बनाते हैं। खैर, कहने के लिए मैंने कह दिया कि प्रॉफिट जो है हमारा करंट ईयर का 20 लाख का नजर आ रहा है हर तरीके के खर्चे माइनस करने के बाद। और इस प्रॉफिट को आपको मालूम है कि बैलेंस शीट में फिर आप दिखाते हो, तो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर फिर आप अपने इस प्रॉफिट को दिखाते हो। आपको बात समझ में क्या आनी चाहिए? सबसे बड़ी बात आपको यह समझ में आनी चाहिए कि बैलेंस शीट के अंदर जो ये प्रॉफिट नजर आ रहा है, नंबर 1, ये हर तरीके के खर्चे माइनस करने के बाद आता है, चाहे वो कैश एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर हो। हर तरीके के खर्चों को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट तो ये समझ में आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या समझ में आना चाहिए? दूसरा पॉइंट ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, ये दरअसल हमारे बिजनेस की ट्रू अर्निंग कैपेसिटी को नहीं दिखा रहा। हमारे बिजनेस की ताकत क्या है प्रॉफिट अर्न करने की, समझ में आया? ये उस प्रॉफिट को नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है इसमें हमने कैश एक्सपेंडिचर भी माइनस कर दिए, नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी माइनस कर दिए। और मैंने अभी आपको कहा कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर हकीकत में हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को कम नहीं करते, क्योंकि ऑपोजिट साइड से कैश नहीं जाता। और कुछ हमने इसमें नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर भी माइनस कर दिए, इसलिए ये जो प्रॉफिट नजर आ रहा है ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। तो सिर्फ एक करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वही तो मैं अब तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या हमें इससे पहले भी जब आपने बिगनिंग में जब आपने अपनी अकाउंटिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, मुझे याद नहीं है 11th में होता है 12th में होता था ये चैप्टर, तो आपको सिखाया जाता था कि भाई सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखो। जो नेट प्रॉफिट है आपका 20 लाख है। जब आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, याद है आप कंप्यूट करा करते थे, फिर आपको बताया जाता था इसमें दुनिया जहान के कुछ आइटम्स ऐड करो। तो कौन कौन से आइटम ऐड करने हैं? एक तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर ऐड करने। अब नॉन कैश एक्सपेंडिचर अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि जनरल रिजर्व, परपोज डिविडेंड, करेक्ट सिंकिंग फंड, नॉन कैश एक्सपेंडिचर हमें ऐड करने। क्यों ऐड करने हैं? क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट को बेवजह कम कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत में कैश तो कम हुआ ही नहीं है। जब तक कैश कम नहीं होगा प्रॉफिट हकीकत में कम नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, समझने की कोशिश ये करें। इसका मतलब ये हो गया, ये जो हमने यहां अमाउंट डेबिट करा है ये अननेसेसरीली कर दिया। हालांकि अननेसेसरी तो नहीं कर दिया, क्योंकि जब हम पीएनएल बनाते हैं तो ये हमें डेबिट करना ही पड़ता है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैंने कहा कि हमने अननेसेसरीली इसको डेबिट कर दिया, या ये आइटम जो डेबिट में है अननेसेसरली हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा है। इसलिए हम ये देखने के लिए कि हमारा ट्रू प्रॉफिट कितना था, नॉन कैश एक्सपेंडिचर को हम ऐड करते हैं, और इसलिए तुम इससे पहले के लेवल पे ऐड करा करते थे। ये रीजनिंग मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? आपको दिखाया जाता था, बल्कि मुझे कहना चाहिए रटाया जाता था कि प्रपोज डिविडेंड ऐड कर दो, जनरल रिजर्व ऐड कर दो, रिजर्व फंड में ऐड कर दो, सिंकिंग फंड है तो ऐड कर दो। अब वो क्यों ऐड करते हैं ये समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से, या फिर डेप्रिसिएशन है, जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं तब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ही एंट्री होती है, तो आपको बोला जाता था डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दो। तो वो इसीलिए कहा जाता था ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर तुम्हारे प्रॉफिट को बेवजह कम कर रहे हैं, इसलिए हमें इनको ऐड करना पड़ता है दोबारा से। अब दूसरा क्या है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं, देखो टाइटल ही है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमारे पास कितना कैश आया। इज इट क्लियर टू? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरे पास कितना कैश आया। इज इट? हेडिंग ही है
और ये जो नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, इनको सिंप्लिसिटी के लिए आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हो, सिंप्लिसिटी के लिए। वैसे इनको आप मन में नॉन बिजनेस फाइनेंस एक्सपेंडिचर के रूप में याद रखना है। तो ये कैश एक्सपेंडिचर, नो डाउट अबाउट इट, है ये कैश एक्सपेंडिचर, कैश कम भी हो रहा है, लेकिन बिकॉज ये नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग है, ये अननेसेसरली हमारे प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका बिजनेस एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इनको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऐड करते थे इससे पहले के लेवल पे, इंटरेस्ट की पेमेंट आप ऐड करते थे, आपको याद होगा, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वगैरह भी आप इसमें ऐड करा करते थे। तो ये सब नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर टू यू? ये भी हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमने क्या देखा कि हमारे बिजनेस की ट्रू कैपेसिटी 30 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करने की है। और जब हम इस तरीके से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्यूट करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम इनडायरेक्ट मेथड अपना रहे हैं। बाद में हम देखेंगे कि दो मेथड होते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को फाइंड करने के, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। हालांकि जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड को ही प्रिस्क्राइब करता है। वो सिर्फ इनडायरेक्ट, वो कहता है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बनानी है वो इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू ही बनानी है, इसलिए 99% हम ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट मेथड पर भी आ सकता है, तो डायरेक्ट मेथड की मैंने एक सेक्शन ही अलग रखा हुआ है, उसमें डायरेक्ट मेथड के बारे में चर्चा होगी। अभी फिलहाल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्यूट करा करते थे, तो हम ये दुनिया जहान के आइटम उसमें ऐड क्यों करा करते थे। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये याद आ गया होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? याद आ गया कि नहीं आ गया? जस्ट मैं आपको ले जाने की कोशिश करता हूं एक सेकंड के लिए। यहां पर देखो, जिनके पास नोट्स वगैरह हैं, देखो यहां पर ये जो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब आप कंप्यूट करा करते थे, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट लेते थे फॉर द ईयर, और फिर उसमें दुनिया जहान के खर्चे आप ऐड करते थे, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो क्योंकि जो नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में नजर आता है, मैंने कहा वो हर तरीके के खर्चों के बाद आता है, तो डेप्रिसिएशन ने हमारे प्रॉफिट को अननेसेसरली कम कर दिया, इसलिए हम ऐड करते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट पेड, कोई फॉरेन एक्सचेंज लॉस वगैरह होगा तो वो भी नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर माना जाता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वगैरह होगा तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चा माना जाता है, इसलिए उसको भी ऐड करते हैं। करेक्ट, पहले मैं ऐड करने वाले आइटम की बात बता रहा हूं। तो कुछ आइटम हम ऐड करते हैं, इसी तरह हमने रिजर्व वगैरह में, जनरल रिजर्व वगैरह में कोई पैसा ट्रांसफर कराए तो वो भी ऐड करते हैं। अब इससे पहले के लेवल पे जब आप ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाया करते थे, तो आपको ये याद है कि आप कुछ आइटम ऐड करते थे और कुछ आइटम माइनस भी करा करते थे। अब माइनस जनरली हम जो करते हैं, जिस तरह मैंने बताया, बिजनेस में कुछ नॉन ऑपरेटिंग या नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर होते हैं या नॉन कैश एक्सपेंडिचर होते हैं, इसी तरह से कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं। जैसे मुझे कहीं से डिविडेंड मिला, अब डिविडेंड में, या मुझे कहीं से इंटरेस्ट मिला, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जिसको तुम नॉन ट्रेडिंग इनकम के नाम से भी जानते हो। ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है। नॉन ट्रेडिंग इनकम क्यों है? पहले तो ट्रेडिंग इनकम क्या होती है? ट्रेडिंग इनकम अकाउंट्स में वो होती हैं जो बिजनेस के प्रोडक्ट को या बिजनेस की सर्विसेज को बेच करके हासिल करी जाती है। ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है, क्योंकि यहां मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, बैठे बैठाए इनकम आ रही है। एक आम बोलचाल की भाषा में जो बैठे बैठाए इनकम मिल जाए वो नॉन ट्रेडिंग इनकम है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम दी होगी तो वो हम माइनस कर देंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? तो तुमने देखा, जब मैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्यूट करूंगा, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्यूट करने के लिए अब मैं आपको यहां थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं। जनरली जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्यूट करेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्यूट करते समय, जैसा कि अभी कुछ लम्हा पहले मैंने बोला कि सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, पहले तो मैं ये देखूंगा कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना है। जो भी मेरा नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट को मैं यहां पर लिख लूंगा कि करंट ईयर में हर तरीके के खर्चे माइनस करने के बाद और हर तरह की इनकम को इंक्लूड करने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया। फिर इसमें हम कुछ चीजें ऐड करते हैं जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि हमने कुछ पैसा ट्रांसफर कराया, ट्रांसफर टू,
मान लेते हैं कि हमने कुछ पैसा प्रोविजन फॉर टैक्स में ट्रांसफर करा है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स वो मैं ऐड कर दूंगा। कोई पैसा मैंने डिविडेंड में ट्रांसफर करा है, प्रपोज डिविडेंड, तो जाहिर है कि उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बेवजह कम हो गया, इसलिए मुझे दोबारा से ऐड करना पड़ रहा है। कोई जनरल रिजर्व में मैंने पैसा ट्रांसफ़र करा तो वो मैं उसमें ऐड करूँगा। रिजर्व फंड में या किसी भी फंड में मैंने पैसा ट्रांसफ़र करा तो वो मैं पहले तो ऐड करूँगा। इज़ इट क्लियर टू यू? क्योंकि इन खर्चों की वजह से मेरा ये प्रॉफिट जो है अननेसेसरली कम हो रहा है। इसी तरह से मैंने बताया था कुछ खर्चे जैसे डेप्रिसिएशन है, वैसे तो डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो डेप्रिसिएशन प्रोविज़न अगर आपने बनाया है तो उससे आपका प्रॉफिट बेवजह कम हो गया, इसलिए आप इसको दोबारा से इसमें ऐड करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से कभी क्वेश्चन में लिखा हो गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क्स रिटर्न ऑफ। ये रिटर्न ऑफ का अकाउंट्स में मतलब क्या होता है? सपोज मेरा गुडविल लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 10 लाख की है और करंट ईयर में ये 8 लाख की है। इसका मतलब मैंने गुडविल, अब आप ये मत सोचना गुडविल की अमाउंट कम हो गई, ये कम होना अच्छी बात है, क्योंकि गुडविल हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, करेक्ट, ये जो आइटम्स होते हैं जब ये कम होते हैं तो इसका मतलब है कि हमने इनको राइट ऑफ कर दिया है। राइट ऑफ करने का भी मतलब है कि हमने जो डिफरेंस है 2 लाख वो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया है। इनफैक्ट ये जो आइटम है ये भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जब हम इनकी एंट्री करते हैं राइट ऑफ की तो एक ही एंट्री होती है, तो इसीलिए इनको भी इसमें ऐड करा जाता है। उसके अलावा मैंने बताया कि कुछ खर्चे होते हैं तो ये कैश एक्सपेंडिचर, लेकिन ये हम ऐड करते हैं, जैसे कि हमने कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करी है या हमने कोई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे करा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये खर्चे नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए इनको ऐड करा जाता है। माना ये जाता है कि इन खर्चों की वजह से प्रॉफिट बिना मतलब के कम नज़र आ रहा है, इसलिए इसको ऐड करा जाए। और इसी तरीके से अगर कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम है तो वो आप माइनस करेंगे, नॉन ट्रेडिंग इनकम्स। ये सब चीज़ वैसे मैंने डिटेल में नोट्स में सब लिखी हुई है, लेकिन जस्ट हल्का सा समझाने के लिए, नॉन ट्रेडिंग इनकम्स। अब नॉन ट्रेडिंग इनकम्स जैसा कि मैंने बताया, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड है तो ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है, या इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये भी नॉन ट्रेडिंग इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, तो ये सब नॉन ट्रेडिंग इनकम होती हैं। उसके बाद जो आ जाएगा वो ये शो करता है कि आपका इस साल प्रॉफिट हकीकत में कितना था। इज इट क्लियर टू यू? या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वैसे टेक्निकली इसको हम बोल सकते हैं ये आपका कैश प्रॉफिट था। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो अब एक दो चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा पहला मकसद हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर में यही है कि आपने इससे पहले के लेवल पे जो करा है, एक तो वो आपको पता लग जाए नंबर 1, और नंबर 2 आपको ये पता लग जाए कि कैश, क्योंकि मैंने ये बहुत बार देखा है, हम 1000 बार ये आइटम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, लॉजिक हमें कुछ मालूम नहीं होता। बिकॉज अब आपको ये लॉजिक और अपने दिमाग से जाने मत देना, अब ये लॉजिक आपको पता लग गया है तो आगे आपको इस चैप्टर को समझने में अब कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं आएगी। इज इट क्लियर टू यू? और आप देख ही रहे हो कि ये हमारे नोट्स हैं, और जिनके पास बुक्स नहीं है, और तकरीबन हमने इसमें 40 से 50 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, करेक्ट। तो बुक्स वगैरह ले लें जिन लोगों ने नहीं ली हुई है, ताकि, क्योंकि अब नेक्स्ट सेशन में हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे। आपको मालूम है कि हर चैप्टर को हमने डिफरेंट पार्ट्स में बांटा हुआ है, तो इसको भी हमने डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है। पहला सेक्शन है, इसमें हम एडजस्टमेंट की चर्चा करेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, लेकिन अब वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और फीडबैक्स वगैरह अपने जरूर लिखा करें।